नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। फिलिस्तीन पर इजरायली बमबारी के बीच यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है। सवाल यह है कि यह कदम अभी क्यों उठाया गया, इसका मतलब क्या है और इसका असर क्या पड़ेगा। क्या ये इजरायल की नीतियों का विरोध है जो फिलिस्तीन को नक्शे से मिटाने पर जुटा है, या फिर अपने पापों का प्रायश्चित। फ्रांस और पुर्तगाल भी मान्यता देने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। क्या ये इजरायल पर अमेरिकी नीति से अलग हटने का ऐलान है जो हर हाल में इजरायल के पीछे खड़ा है? क्या ये टू स्टेट सॉल्यूशन और इस तरह के विवाद को हल करने के जो अंतर्राष्ट्रीय संकल्प हैं उसका फेल्योर है, उसकी असफलता है? और कहाँ खड़ा है भारत? इन सब के बीच मिलेंगे इन सभी सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का सफ़र। फिलिस्तीन में किस तरह से हमले हो रहे हैं इजरायल के, उसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार शहर के शहर तबाह हो रहे हैं। तमाम अभी जो तत्काल हमला हुआ है वो 21 सितंबर को हुआ, यानी इसी रविवार को, जब इजरायल ने एक बार फिर बमबारी की और इसमें 55 लोग मारे गए, जिनमें 37 सिर्फ गजा में मारे गए। ऐसा लगता है कि फिलिस्तीन का हर शख्स, बूढ़ा हो, बच्चा हो, महिलाएं हो, सभी इजरायल के निशाने पर है। लेकिन इसी दिन एक बड़ी घटना हुई जो इजरायल के लिए किसी झटके से कम नहीं है। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का ऐलान कर दिया। ये तीनों देशों की ओर से जो कहा गया है वो हम आपको बताते हैं। 21 सितंबर 2025 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इन्होंने ऐलान किया कि उनका देश फिलिस्तीन को एक संप्रभु यानी स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे रहा है। और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, इन्होंने कहा कि ये भी फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी ऐसा ही फैसला किया है। अब सवाल यह है कि ये देश अचानक ऐसा क्यों कर रहे हैं। कीर स्टारमर ने कहा कि यह कदम शांति की उम्मीद को जिंदा रखने के लिए है, एक ऐसा भविष्य जहां इजरायल सुरक्षित हो और फिलिस्तीन का अपना स्वतंत्र राज्य हो। कनाडा ने इसे शांतिपूर्ण भविष्य की दिशा में कदम बताया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने गाजा में तुरंत युद्ध विराम की मांग की है। यह फैसला उस वक्त आया है जब गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों की वजह से लाखों लोग प्रभावित हैं और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। अब समझते हैं कि इस मान्यता का मतलब क्या है। जब कोई देश फिलिस्तीन को मान्यता देता है, उसे एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिल जाता है। इसका मतलब है कि फिलिस्तीन अपने दूतावास उन देशों में खोल सकता है, अंतर्राष्ट्रीय संधियां कर सकता है और वैश्विक मंचों पर अपनी आवाज बुलंद कर सकता है। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है जो उनके देश को संप्रभुता की ओर ले जाएगा। लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इससे बुरी तरह उखड़ गए हैं। उन्होंने क्या कहा है? बेंजामिन नेतन्याहू को आप पहचान ही रहे हैं, इसमें पूरी दुनिया इनको पहचान रही है और ये कोशिश कर रही समझने की कि हिटलर ज़्यादा खून का प्यासा था या नेतन्याहू ज़्यादा खून के प्यासे हैं। इन्होंने कहा कि कोई फिलिस्तीन को मान्यता आतंकवाद को इनाम है, और उसके पहले उन्होंने ये भी कहा कि कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा। हालांकि इन देशों ने जिन्होंने मान्यता दी है उन्होंने साफ कर दिया है कि वे हमास को समर्थन नहीं दे रहे हैं। हमास जो गजा में एक सशस्त्र समूह है, उसे इन देशों ने आतंकी संगठन माना है और कहा है कि इसे फिलिस्तीनी सरकार या सुरक्षा में कोई भूमिका नहीं दी जाएगी। दरअसल यह मान्यता नेतन्याहू की नीतियों का विरोध है, जो दो राज्यों के सिद्धांत यानी इजरायल और फिलिस्तीन दोनों ही रहें, इस सिद्धांत से डिग गया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर स्वीकार किया गया है। लेकिन इजरायल अब पूरी तरीके से फिलिस्तीन को नष्ट करना चाहता है। इजरायल की सरकार वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां बढ़ा रही है, जिससे लगता है कि जो दो राज्य का समाधान है, टू स्टेट सॉल्यूशन, उसको इजरायल खत्म करना चाहता है। कुछ यूरोपीय देशों का मानना है कि यह मान्यता इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की रणनीति का हिस्सा है। कई और देश भी फिलिस्तीन को मान्यता देने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि फ्रांस, पुर्तगाल, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, माल्टा और न्यूजीलैंड जैसे 10 देशों
ने मान्यता की दिशा में कदम उठाने की बात कही है और बहुत जल्दी ये खबर आ सकती है। अब तक 151 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है, जिसमें भारत, स्वीडन और जाहिर है कई अरब देश शामिल हैं। यानी इसराइल जिस फिलिस्तीन का वजूद मिटाने की बात कर रहा है वो दुनिया की नज़र में एक संप्रभु देश है। और ये सिर्फ दुनिया की नज़र में नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भी लगभग यही बात है। संयुक्त राष्ट्र में 2012 से फिलिस्तीन को नॉन मेंबर ऑब्जर्वर का दर्जा मिला हुआ है, नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट, यानी वो संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में हिस्सा ले सकता है। पूर्ण सदस्य फिलहाल नहीं है। पूर्ण सदस्यता के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी चाहिए, जहां अमेरिका बार बार वीटो का इस्तेमाल करता है। हाल ही में 18 सितंबर 2025 को सिक्योरिटी काउंसिल में यानी सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव आया था, जिसमें गाजा में तुरंत युद्ध विराम, मानवीय सहायता और बंधकों की रिहाई की मांग की गई थी, लेकिन अमेरिका ने इसे वीटो कर दिया। ये छठा मौका था जब ऐसा किया गया। वीटो का मतलब यह है कि अगर कोई सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य किसी फैसले के विरोध में अपना मत देता है, उसे वीटो एक तरह से माना जाता है और फिर वो फैसला लागू नहीं हो सकता, क्योंकि नियम यह है कि सुरक्षा परिषद का जो फैसला होगा वो सर्वसम्मति से होगा। सवाल यह है कि अमेरिका इस तरह कर क्यों रहा है? इसका जवाब है ऐतिहासिक गठबंधन। अमेरिका और इजरायल के बीच सैन्य, आर्थिक और रणनीति के गहरे रिश्ते हैं। ट्रंप प्रशासन ने इजरायल को हथियार दिए हैं और कई बार वीटो का इस्तेमाल करके ये साबित किया है कि वो हर हाल में इजरायल के साथ। लेकिन उधर अमेरिका में जनता का मूड लगातार बदल रहा है। वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं इजरायल के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ। और अभी एक ताज़ा सर्वे है जो बताता है कि अमेरिका के 53% लोग इजरायल की नीतियों के खिलाफ हैं। अमेरिका के इजरायल के समर्थन के पीछे, जैसा मैंने बताया, गहरे सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक संबंध है। अमेरिका इजरायल को हर साल अरबों डॉलर की सैन्य सहायता देता है और संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के खिलाफ प्रस्तावों को अक्सर वीटो कर देता है। और फिलिस्तीन को लेकर अमेरिका का कहना है कि वो 2 नेशन सॉल्यूशन यानी 2 राज्य समाधान का समर्थन करता है, लेकिन यह समाधान इजरायल और फिलिस्तीन के बीच सीधी बातचीत से होना चाहिए, ना कि एक तरफा मान्यता से। अमेरिका ने फिलिस्तीन को आज तक मान्यता नहीं दी, क्योंकि वो इसे इजरायल की सुरक्षा के लिए खतरा मानता है और हमास जैसे समूहों को आतंकी संगठन मानता है। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को जो यूनाइटेड नेशन में नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा मिला है, उसका भी अमेरिका ने विरोध किया था और इसके पक्ष में वोट नहीं दिया था। हाल ही में सितंबर 2025 में, जैसा अभी हमने आपको बताया कि जो युद्ध विराम प्रस्ताव आया, उसे भी अमेरिका ने वीटो कर दिया। दरअसल अमेरिका में एक बहुत ज़बरदस्त इस्राएल समर्थक लॉबी है। बहुत प्रभावशाली यहूदी उद्योगपतियों की या अरबपतियों की ये लॉबी है, जिसे आईपैक कहते हैं, AIPAC, जो फिलिस्तीन को मान्यता देने के खिलाफ सरकार पर दबाव बनाती है। हाल के वर्षों में अमेरिकी जनता, खासकर युवाओं और डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ हिस्सों में फिलिस्तीन के प्रति समर्थन बढ़ा है, फिर भी आधिकारिक नीति नहीं बदली है। तो अब बात करते हैं गाजा में इस समय क्या हाल है, युद्ध की क्या स्थिति है। 2023 की अक्टूबर में 7 अक्टूबर को हमास की ओर से जो हमला किया गया था, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे, उसके जवाब में जो कार्रवाई शुरू हुई वो अब तक लगातार जारी है और अब तक 65,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी इस हमले में मारे जा चुके हैं। इनमें महिलाओं और बच्चों की बड़ी तादाद है। UN वुमेन की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि इनमें 28,000 महिलाएं और लड़कियां हैं जिनकी जान गई है इजरायली हमले में। गाजा सिटी, खान यूनिस और राफा जैसे शहर लगभग तबाह हो चुके हैं। 80% इमारतें वहां नष्ट हो गई हैं। 15 सितंबर को नेतन्याहू ने ऐलान किया था कि अब कोई फिलिस्तीन राज्य नहीं होगा। इसका मतलब है कि 2 राज्य सिद्धांत से समाधान निकालने की बात अब इजरायल मानने को तैयार नहीं है। 2 राज्य सिद्धांत या 2 स्टेट डॉक्ट्रिन कह लीजिए, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार है जो 1947 में इसका रेजोल्यूशन आया था, रेजोल्यूशन नंबर 181, वहां से ये शुरू हुआ। तो क्या है 2 स्टेट सिद्धांत? फिलिस्तीन की धरती को 2 देशों में बांटा जाए, एक इजरायल और दूसरा फिलिस्तीन,
1988 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ ने इसे मान लिया और फिर 1993 के ओस्लो समझौते में इसे औपचारिक रूप मिल गया। यानी फिलिस्तीन में भी जो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, यासिर अराफात का नाम आपने सुना होगा, उन लोगों ने यह समझौता कर लिया था, लेकिन उनका ज़्यादा असर वेस्ट बैंक में था। ये जो गाज़ा पट्टी है, ये यहाँ पर हमास का ज़्यादा असर माना जाता है। 1967 के रेजोल्यूशन 242 ने इसे और मजबूत किया और लैंड फॉर पीस की बात थी। वैसे विडंबना ये भी है कि जो यूनाइटेड किंगडम आज फिलिस्तीन को मान्यता देकर इसराइल का विरोध जता रहा है, वही इस विवाद की जड़ में है। ये आप इसराइल देख रहे हैं, ये वेस्ट बैंक है, जहां हमने बताया कि अभी जो फिलिस्तीन अथॉरिटी है उसका शासन है, हालांकि इसराइल का पूरा सैन्य कब्जा है और ये पूरा इसराइल है। और यहाँ पर गाज़ा पट्टी है जहाँ पर हमास का असर माना जाता है और यहाँ पर ही बमबारी हो रही है। ये नक्शा नया नक्शा है, पहले का नक्शा है, अभी हम आपको बताते हैं। तो ये पूरी स्थिति है, इधर सीरिया है, इधर लेबनान है, इधर मिस्र है, इधर जॉर्डन है। ये एक लगभग लैंडलॉक सी स्थिति आपको नज़र आती है। एक इधर समंदर का एक छोटा सा हिस्सा भी है, ख़ास तौर पर गाज़ा के पास। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में, जब ब्रिटेन ने बाल्फोर डिक्लेरेशन जारी किया था। ये पहला विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय विदेश मंत्री थे ब्रिटेन के आर्थर बाल्फोर। उन्होंने यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में एक नेशनल होम का वादा किया था। उस वक्त फिलिस्तीन ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, जो ब्रिटेन के या जो मित्र राष्ट्र थे उनके खिलाफ लड़ रहा था। और फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब वो सब हार गए तो ब्रिटेन ने यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया। इसी के साथ ज़ायनवाद को गति मिली, पूरी दुनिया से यहूदियों को इजराइल ले जाकर बसाने का सिलसिला शुरू हुआ। जाहिर है इसका अरबों ने विरोध किया और फिर 48 में यानी 1948 में स्थापना के साथ ही पहला युद्ध हुआ। फिर 1956 में जब स्वेज नहर का संकट पैदा हुआ था तब युद्ध हुआ। 1967 में लगातार 6 दिन युद्ध चला। लगातार ये युद्ध होते रहे, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद से इजराइल न सिर्फ कामयाब रहा बल्कि उसने पूरे नक्शे को बदल दिया। और किस तरह बदला है वो आप यहाँ देखें। 1946 में फिलिस्तीन का हाल कुछ यूं था। यहाँ पर आपको जो वाइट स्पॉट नज़र आ रहे हैं, सफ़ेद, ये यहूदी बस्तियाँ हैं जिनको आप कह सकते हैं कि ये इजराइल था, और पूरा जो हरा क्षेत्र है ये फिलिस्तीन था। लेकिन अब जो कुछ साल बाद स्थिति ऐसी बनी कि सफ़ेद बढ़ता गया। 1967 आते आते तक ये जो इजराइल का मसला है वो काफ़ी बढ़ गया और ये वेस्ट बैंक है और ये है गाज़ा। और अब जो 2012 का नक्शा है वो कुछ यूं है कि आपको ढूंढे नहीं मिलेगा कि कहाँ पर जो स्पॉट यहाँ पर इजराइल के लिए थे, वाइट स्पॉट जो हैं, जो यहाँ पर यहूदी बस्तियाँ हैं, अब वो इस तरह से अरबों के इलाके हो गए हैं और पूरा क्षेत्र इजराइल हो गया है। यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी है, पीए, वो प्रशासन चलाता है, लेकिन सैन्य कब्जा यहाँ पर भी इजराइल का है। ये एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ पर हमास की ओर से प्रतिवाद या संघर्ष या आतंकवाद जो जहाँ पर है उस तरह से भाषा बोलता है, यहाँ पर चल रहा है और यहीं पर बमबारी लगातार है। इजराइल का कहना है कि हम इसको भी अब लेकर रहेंगे, ये क्षेत्र भी ख़त्म कर देंगे। यानी पूरी तरीके से इजराइल पूरे फिलिस्तीन को लील जाना चाहता है। नेतन्याहू साफ कह रहे हैं कि कोई फिलिस्तीन राज्य नहीं होगा और उनकी सरकार इधर वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां लगातार बढ़ा रही है और फिलिस्तीन क्षेत्र छोटा होता जा रहा है। नेतन्याहू का मानना है कि फिलिस्तीन इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब सवाल है कि भारत इस सब में कहाँ खड़ा है। भारत और फिलिस्तीन का जो रिश्ता है वो तो शुरू से ही आप जानते हैं, यासिर अराफात इंदिरा गांधी को अपनी बहन मानते थे। भारत ने 1947 से ही फिलिस्तीन का समर्थन किया, या कहा जाए कि वो पहला महत्वपूर्ण गैर अरब देश था जो फिलिस्तीन के पक्ष में खुलकर आया था। 1974 में पीएलओ को मान्यता दी थी भारत ने और 1988 में फिलिस्तीनी राज्य को भी भारत ने मान्यता दी थी। आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही फिलिस्तीन को लेकर भारत के राष्ट्रीय नेताओं की नीति स्पष्ट रही। महात्मा गांधी ने 26 नवंबर 1938 को अपने साप्ताहिक पत्र हरिजन में एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था
द ज्यूज। उन्होंने क्या लिखा उसमें? उन्होंने लिखा कि फिलिस्तीन अरबों का है, उसी तरह जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों का है या फ्रांस फ्रांसीसियों का है। यह न्यायपूर्ण और अमानवीय है कि अरबों पर यहूदियों को थोपा जाए। यही नहीं रुके हुए, उन्होंने कहा यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाने का ब्रिटिश प्रस्ताव नैतिकता के खिलाफ है और यह अरबों के स्व निर्णय के अधिकार का उल्लंघन करता है। जो स्व निर्णय का अधिकार है, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का मूल स्वर था, मूल सिद्धांत था, जाहिर है महात्मा गांधी उसी आधार पर फिलिस्तीन का भी समर्थन कर रहे थे। गांधी जी ने हालांकि यहूदियों के प्रति सहानुभूति दिखाई, जो यूरोप में, जर्मनी में खासतौर पर नाजियों के उत्पीड़न का शिकार हुए थे, लेकिन उनका मानना था कि उनकी समस्या का समाधान फिलिस्तीन पर कब्जा करके नहीं हो सकता। उन्होंने सुझाव दिया था कि यहूदी अपने अहिंसक प्रतिरोध की रणनीति अपनाएं और जर्मनी में ही नाजियों का सामना करें। कमोबेश भारत आज़ादी के बाद इसी नीति पर चलता रहा, यहाँ तक कि जिस बीजेपी की सरकार को इस्राएल का समर्थक माना जाता है, वह भी मोटे तौर पर इसी नीति पर चली है। हाल ही में दिसंबर 2024 में भारत ने यूएन में इस्राएली कब्जा खत्म करने के पक्ष में वोट दिया और फिर अभी जस्ट सितंबर 2025 में भी 2 राज्य समाधान के पक्ष में वोट दिया। लेकिन भारत में बीजेपी सरकार का रुख थोड़ा जटिल है। बीजेपी है, सरकार है, लगभग नीतियां कई बार एक दूसरे के विरोध में नजर आती हैं। मोदी जी नेतन्याहू के बहुत दोस्त हैं, उनकी दोस्ती बड़ी मशहूर है। इजराइल से तकनीक और हथियार खरीदा जा रहा है, सरकार खरीद रही है, और संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन का समर्थन करने वाली सरकार। लेकिन जब भारत में फिलिस्तीन के पक्ष में कभी लोग सड़कों पर उतरते हैं तो उन पर लाठियां बरसती हैं, प्रदर्शन पर रोक लगाई जाती है। कई जगह अभी हाल में FIR भी हुई है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी का जो हिंदुत्व एजेंडा है वो दरअसल इजराइल की नीतियों से मिलता जुलता है और उसके साथ बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, जबकि भारत की पारंपरिक नीति फिलिस्तीन के समर्थन की रही है। बहरहाल फिलिस्तीन का संघर्ष सिर्फ जमीन का नहीं, इंसाफ और इंसानियत का है। भारत जैसे देशों को अपने ऐतिहासिक समर्थन और मौजूदा नीतियों में संतुलन तो बनाना होगा। आज जिस तरह पश्चिमी देश फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं, वो बताता है कि भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने सही नीति तय की थी। अमेरिकी छाते से निकलकर पश्चिम के तमाम देश आज उसी नीति को अपना रहे हैं जो कभी भारत ने तय की थी। आज के लिए बस इतना ही। सच बताने का हमारा ये प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा हो तो फिर इस चैनल को, शो को लाइक करें, शेयर करें और सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।